नमस्कार, आदाब। आज 1 दिसंबर है, विश्व एड्स दिवस। इस अवसर पर द संवाद के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दास। पिछले कई दहाइयों से दुनिया भर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के मौके पर सरकारी, गैर सरकारी और विभिन्न संगठनों द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को HIV और एड्स से सुरक्षा के उपायों के प्रति जागरूक किया जाता है। खासतौर पर रेड रिबन लगाया जाता है, जिसका मकसद जागरूकता फैलाने के साथ साथ HIV और एड्स के साथ जी रहे लोगों के प्रति बराबरी का सलूक करने का संदेश भी होता है। आज द संवाद के इस कार्यक्रम में हम HIV और एड्स से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जिले में HIV संक्रमण की ताज़ा स्थिति, जांच और परामर्श केंद्रों की तफसीली जानकारी भी देंगे। संक्रमण के प्रसार से जुड़ी भ्रांतियां और वैज्ञानिक तथ्यों पर भी बात होगी। साथ ही हम जिले और इस क्षेत्र के ऐसे कुछ रचनाकारों से भी रूबरू कराएंगे जिन्होंने HIV और एड्स के प्रति जागरूकता सामग्री तैयार करने में अपना विशेष योगदान दिया है। विश्व एड्स दिवस के मौके पर आज जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला एड्स नियंत्रण व बचाव इकाई के संयुक्त तत्वावधान में कुछ कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। तो सबसे पहले आज आयोजित होने वाली गतिविधियों पर संवाद टीम के हमाद हैदर और जिब्रान की एक रिपोर्ट। मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह है। मैं जिला कार्यक्रम प्रबंधक HIV एड्स सदर अस्पताल अररिया में कार्यरत हूँ। सर, आज जो आपने क्या ये रैली क्यों निकाली है? ये आज विश्व एड्स दिवस है, तो हम लोगों में जागरूकता एक कार्यक्रम चलाने के माध्यम से आज हम लोगों ने रैली का आयोजन किया, जिसमें कि हमारे NYK के युवाओं ने भाग लिया। हमारा मेन उद्देश्य है कि लोगों को HIV एड्स के बारे में जागरूक करना, ताकि जो हमारे HIV एड्स से ग्रसित नहीं हुए जो व्यक्ति हैं वो HIV से ग्रसित ना हो। अब तक लगभग ज़िले में कितने लोग HIV संक्रमितों की पहचान हो पाई होगी सर? 1000 से ऊपर है अभी HIV संक्रमित हमारे ज़िला में। जब 2003 से हमारे यहाँ HIV टेस्टिंग सेंटर चला है और अभी तक अक्टूबर माह, विगत 2020 के अक्टूबर माह तक 1000 से ऊपर है की केस आई है। सर, ये तो आपने बता दिया कि 2003 से शुरू हुआ है। जिले में कितने सेंटर है जहाँ HIV जांच की सुविधा है? जिला में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल में, रेफरल अस्पताल में ये HIV जांच का मुफ्त कार्यक्रम चल रहा है। मतलब इसके लिए कोई शुल्क वगैरह भी नहीं? कोई शुल्क नहीं, पूरा मुफ्त है। संक्रमण की जो जांच होती है ये सबके लिए अनिवार्य है क्या? बिल्कुल। हम खास के अभी फोकस कर रहे हैं कि हमारे जितने भी गर्भवती महिला जिला में है सभी HIV एड्स का जांच कराए। जो भी जिस ब्लॉक के हैं उसी ब्लॉक में वहाँ पे HIV जांच कराए, ताकि अगर माँ को HIV संक्रमित का पता चलता है तो उसके होने वाले बच्चों में हम उसका संक्रमण की संख्या को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। सर, गर्भवती महिलाओं के प्रसव के लिए क्या कोई फैसिलिटी है HIV के, अगर किसी को पॉजिटिव रहा तो? बिल्कुल। हमारे सदर अभी जो हम गर्भवती महिला का जांच कर रहे हैं, हमको डिटेक्ट हो जाता है तो हम सभी गर्भवती महिला को हमारे HLA-PPT के द्वारा एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके द्वारा उनको HIV संक्रमित माताओं को सुरक्षित प्रसव के लिए हम सदर अस्पताल अररिया या अनुमंडल अस्पताल या कहीं भी हमारे सरकारी अस्पताल में इसका सारी व्यवस्था की गई है, जहाँ पे बच्चों के होने वाले बच्चों को 72 घंटा के अंतर्गत उसको दवा दी जाती है फ्री, मुफ्त में। अच्छा, इसके लिए जो दवाई चलता है, अगर मान लें किसी पुरुष को भी HIV निकलता है तो उसके लिए कोई शुल्क लगता है क्या? नहीं, किसी को शुल्क नहीं लगता है। ये पूरी मुफ्त है, फ्री है, सरकार के द्वारा पूरी फ्री है। सर, इसके संक्रमण की जांच करवाने की जो जागरूकता है जिले में बढ़ी है या अब तक? बिल्कुल, ऐसा देखा जा रहा है। विगत 3 वर्षों में HIV संक्रमण की संख्या लगातार कमी हो रही है। इसका मतलब है कि लोगों में जागरूकता हुआ है, लोग स्वतः भी HIV जाँच करने के लिए हमारे केंद्र पर आते हैं। सर, HIV को लेकर लोगों के बीच क्या क्या भ्रांतियां हैं और इसमें हकीकत क्या है? हाँ, कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे कि मच्छर काटने से HIV होता है, साथ में खाना खाने से HIV होता है, एक साथ गुसूर खाना या शौचालय यूज करने से HIV होता है। ऐसा भ्रांतियां हैं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ 4 माध्यम से HIV एड्स होता है। असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित रक्त उत्पाद से, संक्रमित सुई से
और संक्रमित माता पिता से होने वाले बच्चे। मात्र 4 विधि है HIV संक्रमण होने के लिए। बाकी जितने भी हमारे जो समुदाय में समाज में फैला हुआ है वो मिसकंसेप्शन है, भ्रांतियाँ हैं। तो सर ये जो है क्या खुद से भी लोग आते हैं HIV के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ ये देखा जा रहा है कि लोग सेल्फ मोटिवेटेड, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा लोगों में जागरूकता बढ़ी है। लोग आते हैं HIV के जांच के लिए हमारे केंद्र पे। जो स्वयं आते हैं तो उनके लिए भी कोई चार्जेस है क्या? कोई किसी के लिए कोई चार्जेज नहीं है, ये पूरी मुफ्त है जी। सर कोई ऐसा कोई सुझाव हो जिससे HIV से बचा जा सके? बिल्कुल, हम जो अभी 4 माध्यम के बारे में बताए हैं कि मात्र 4 कारणों से HIV एड्स एक दूसरे में संक्रमण होता है। अगर हम लोग उस 4 विधि के बारे में जान गए तो HIV एक दूसरे में संक्रमण नहीं होगा। और हमारा उद्देश्य है कि HIV संक्रमण हमारे समाज में ना हो, इसके लिए सभी गर्भवती महिलाओं को HIV का जाँच होने का आवश्यकता है। हाँ, ये ART सेंटर होता है। ART, हाँ, ये हमारे अररिया ज़िला में नहीं है, लेकिन हम लोग का संबंध ART के लिए है जो कटिहार मेडिकल कॉलेज में है। लेकिन आज 1 दिसंबर को पूर्णिया में एक उद्घाटन किया गया है ART का, जो अब आने वाले कुछ ही महीनों में हम लोग का लिंक हो जाएगा ART कटिहार पूर्णिया से। अभी ART कटिहार जो कटिहार मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है, वहाँ पे हमारे एक स्पेशलाइज चिकित्सक रहते हैं। HIV एड्स के जो व्यक्ति जाते हैं उनको उचित परामर्श और उन्हें क्या इलाज होना चाहिए, कैसा उन्हें दवा होना चाहिए, वो 6 महीना उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। उसके बाद वहाँ से लिंक ART सदर अस्पताल अररिया में जो कार्यरत है वहाँ उनका रेफ़र कर दिया जाता है, जहाँ से उनकी दवा फ्री मिले, सारे महीना प्रत्येक महीना मिलता है। अररिया ज़िले में कब तक आ सकती है ART? अररिया ज़िला में ये ऊपर से आदेश होता है कि या तो मेडिकल कॉलेज या जो संबंधित सभी ज़िला में तो नहीं अभी स्टार्ट हुआ है, संबंध किया जाता है कि किसी दूसरे जो नियर बाय ज़िला है उससे संबंध। जैसे हम लोग का पहले कटिहार था तो थोड़ा दूर पड़ता था, अभी आज से चालू हो गया है पूर्णिया सदर अस्पताल में ART, तो हम लोग का थोड़ा सा नज़दीक हो गया है। हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों या कुछ वर्षों में या कुछ दिनों में हो सकता है कि अररिया में भी ART आ जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। लेकिन लक्षण तो जानकारी होनी चाहिए ना, कि तब ना आप अपने समाज में एक दूसरे को भेजेंगे। यदि ये इस तरह का लक्षण बताएगा तो लक्षण भी मेन ज़रूरी है ना। तो ये इसका लक्षण है कि 1 महीना से ज़्यादा फीवर रहना, समझ गए, लगातार इस पेट खराब रहना, समझ गए, खांसी भी होना और शरीर पर पैच यानी दाग जो है ये दाग होना, ये सब इनके मुख्य लक्षण होते हैं। समझ गए ना, डायरिया होता है ना, जैसे कहता है ना लोग डायरिया हो गया है, तो ये सब बार बार रहना, समझ गए ना। तो इस ढंग से यदि कोई भी आदमी बतावे आपको समाज में या कोई बाहर से आया हुआ है कि इस ढंग से हमको हो रहा है, तो 2 ही चीज़ होता है। यदि वह बुखार नहीं बता रहा है, कह रहा है कि हमको खांसी हो रहा है, तो लोग कहता है चले जाओ TB डिपार्टमेंट में, TB की जांच करा लो। खांसी हो रहा है तो TB की जांच करा लो। लेकिन फीवर आ रहा है, उसका पेट खराब हो रहा है, शरीर पर पैच है कहीं, तो उसको आप HIV टेस्ट के लिए भेज दीजिए कि जा करके HIV टेस्ट आप करा लीजिए। ये इनका मुख्य लक्षण है। इस आधार पर आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, जो जांच करेंगे, जांच करने के बाद कि सही में इसको HIV ये पाया गया है। मानी HIV वाले को 80% जो है चांसेज रहता है पहला बीमारी TB होने का, क्योंकि TB जो है वह खांसता है, छींकता है, तो उसके माध्यम से जो है ड्रॉपलेट्स के कारण उसके अंदर में जाता है और वह फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो जो ह्यूमिडिटी जो HIV पेशेंट है उसका तो शरीर ही कमज़ोर हो गया है, ह्यूमिडिटी ही कमज़ोर हो गया है। तो इम्यूनिटी जब उनका शरीर में कमज़ोर हो गया था और सब रोग जो उसको ग्रसित करता है, तो पहला यही TB होता है। इसीलिए जो है दोनों जांच कराना अनिवार्य हो जाता है। जो भी HIV पेशेंट है उसका 100% TB जांच कराना अनिवार्य है, और जितने भी TB पेशेंट है उसका भी HIV जांच कराना अनिवार्य है। इसलिए कि TB और HIV मान लीजिए दोनों बीमारी पेशेंट को निकल गया, तो पहले TB का इलाज होगा या HIV का? TB का इलाज होगा। क्यों होगा पहले TB का इलाज? क्योंकि वो जल्दी फैलता है, वो वायरस से, वो बैक्टीरिया से होता है। यस, TB की बीमारी बैक्टीरिया से होता है और ये जो है वायरस डिजीज है, ठीक ना। तो जब भी ये HIV के पेशेंट है वह ART सेंटर में जाता है, उसको ART सेंटर भेजा जाता है उसके इलाज के लिए। तो ART सेंटर में लाइन लगी हुई रहती है,
वहाँ पर टीबी का पेशेंट जाएगा, पल्मोनरी टीबी का जाएगा, तो वह खांसेगा, छींकेगा, तो लाइन में जितने भी आदमी हैं उसको भी फैला देगा। इसीलिए सबसे पहले उसको यहीं पर अपने ही ज़िला में, जहाँ पर उसको सुविधा है, अपने ही केंद्र में उसको टीबी की दवाई दी जाती है। और टीबी की दवाई 15 दिन खिला करके तब उसके बाद जो है ART सेंटर में भेजा जाता है, ठीक ना। इसका कोर्स लिमिट है 6 से 9 महीना टीबी का, लेकिन ये HIV का जो है एड्स का अनवरत दवाई जब तक जिंदा है तब तक चलते रहेगा। और HIV की बात हो गई कि आ गया कि यहाँ पर सिरिंज की बात आ गया, तो सिरिंज की इसलिए हम ज़्यादा चर्चा करना चाहते हैं कि हमारे परिवार में, आपके परिवार में भी बच्चे हैं, बहुत लोग गांव से, विलेज से भी अथी करते हैं, बिलोंग्स करते हैं। तो क्या होता है कि झोला छाप डॉक्टर बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप बोलिए उसको कि भैया 5 रुपया हमसे ले लीजिए, लेकिन हमको डिस्पोजल सुई दीजिए, ठीक ना। माने वो लोग जो हैं, माने अब तो हर जगह लगभग हम देख रहे हैं कि चल रहा है, लेकिन बहुत ऐसे हैं कि शीशा वाले भी रखते हैं और उसको प्यूरिफाइड नहीं करते हैं, गर्म पानी में वो नहीं करते हैं, स्टेरिलाइजेशन नहीं करके देते हैं। इसलिए उसको अवॉइड कीजिए कि भैया हमसे 5 रुपया लीजिए, लेकिन डिस्पोजल में हमारे सामने में निकाल करके सुई दीजिए। सतर्कता बहुत ज़रूरी है, समझ गए ना। यदि आप सतर्क नहीं रहे तो ये एक दूसरे को ऐसी तरह से फैलते रहेगा, ठीक ना। मेरा नाम हुआ दामोदर शर्मा, हम TB HIV कोऑर्डिनेटर हैं। थैंक यू। HIV और एड्स विषय पर वैज्ञानिकों द्वारा अब तक किए गए शोध से जो बातें सामने आई हैं, उसके अनुसार HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो ऐसे व्यक्ति को HIV पॉजिटिव कहा जाता है। HIV नामक वायरस शरीर के अंदर मौजूद प्रतिरोधक प्रणाली को धीरे धीरे कमज़ोर करने लगता है। फिर शरीर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब TB सहित अन्य कई तरह की बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित होने लगता है। शरीर की इसी परिस्थिति को एड्स कहा जाता है। HIV संक्रमण को लेकर एक चिंता की बात यह है कि एक बार शरीर में वायरस के प्रवेश के बाद यह वायरस कभी शरीर से बाहर नहीं निकलता, न ही इसे खत्म किया जा सकता है। संक्रमण से बचाव के लिए कोई दवा या वैक्सीन अब तक विकसित नहीं हो पाया है। वहीं HIV संक्रमण को लेकर एक सकारात्मक बात यह है कि इससे बचना बहुत आसान है। इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। एक दूसरी अहम बात यह है कि HIV संक्रमित व्यक्ति निर्धारित दवा के उपयोग और डॉक्टरों की सलाह पर अमल करते हुए एक लंबा और सामान्य जीवन जी सकता है। अगर सावधानी बरतें तो आप HIV संक्रमण को भी नहीं होने देंगे। कुछ जो मुख्य सावधानियां हैं उसको आप बरतें, उसके बाद फिर आपको संक्रमण नहीं होगा। यदि आपको ऐसा कहीं लगता है, जैसे अब मैं इसी क्रम में आपको बता दूं कि सावधानी क्या बरतनी चाहिए, तो सबसे पहला मैं कहूँगा कि असुरक्षित यौन संबंध जो है वह इसका मुख्य कारण है। तो असुरक्षित यौन संबंध नहीं रखें। और कभी भी कहीं भी यदि जांच कराने जाते हैं, जहाँ भी ब्लड कॉन्टैक्ट्स, चाहे वो इंजेक्शन देने की बात हो या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हो, तो वैसे में प्रयास करें कि आप सिंगल डिस्पोजेबल सिरिंज जो है, स्टेरलाइज सिरिंज यूज़ करें और दूसरे का यूज़ किया हुआ सिरिंज यूज़ नहीं करें, इसका ध्यान रखें। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि कोई जो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स हैं, हाईवे ड्राइवर्स हैं, या फिर जो शिप में, नेवी में, पुलिस में, या बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें लोग बरसों, जैसे महीनों घर से दूर रहते हैं, तो वहाँ संभावना बनती है असुरक्षित यौन संबंध की, तो उससे बिल्कुल बचें। आज भी वो जो 3 सूत्र है ABC, रिमेंबर ABC, A फॉर अवेयरनेस, बी अवेयर कि आपको यह छूने से, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। फैलने के 3 ही तरीके हैं, असुरक्षित यौन संबंध, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट, या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन। आप इनसे बचें। और ये ब्लड हो, A B हो गया, C यानी यूज़ कंडोम।
कंडोम जो है वह बिल्कुल ही ज़रूरी है और कंडोम को आप यूज करें तो इस तरीके से आप उससे बिल्कुल बच सकते हैं। और घबराएं, यदि किसी को ऐसी आशंका है तो उसे शीघ्र ही नियरेस्ट जो अस्पताल है जहां मुफ्त जांच की व्यवस्था है वहां वो जाकर अपना HIV टेस्ट कराएं। आजकल तो HIV टेस्ट रूटीन हो गया है, हर चीज़ में आप जाएं HIV टेस्ट कराएं। किसी भी ऑपरेशन के लिए, आप छोटे से सामान्य ऑपरेशन के लिए भी जाएंगे HIV टेस्ट रूटीन है, तो HIV टेस्ट करवा लें। और खुदा न खास्ते यदि आप दुर्भाग्यवश संयोगवश अगर आप संक्रमित हो गए हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नियमित रूप से दवा लें और दवा लेने के बाद आप परहेज करें और सामान्य रूप को जी सकते हैं। बच्चे में अगर छोटे बच्चे में हम लोग ये करते हैं कि छोटे बच्चे में अगर होता है, जैसे कोई गर्भवती माता हो गई तो आजकल तो उसके लिए भी विशेष व्यवस्था है, विशेष रूप से प्रसव कराया जाता है। प्रसव के तुरंत बाद ही नेब्रापिन दवा आती है, ड्रॉप्स देते हैं बच्चों को, और उस तरह से बच्चे को उस संक्रमण से दूर करने का प्रारंभिक अवस्था ऐसा होता जी है। बिल्कुल, हर सरकारी अस्पताल में यह व्यवस्था है, हर सदर अस्पताल में यह व्यवस्था है। तो अब एक नज़र डालते हैं अररिया जिले में HIV संक्रमण की स्थिति, जांच व परामर्श की सुविधा और HIV एड्स के साथ जी रहे लोगों के लिए कुछ योजनाओं पर। इस विषय पर हमने बात की वेक्टर बॉर्न डिजीजेज कंट्रोल ऑफिसर सीतामढ़ी के डॉक्टर RK यादव से। आज हमारे साथ हैं इस अररिया जिला के ही धरतीपुत्र डॉक्टर RK यादव, जिनकी पैदाइश इस जिला मुख्यालय से, अररिया जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर पैकटोला गांव में हुआ और गांव से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप MGM जमशेदपुर से इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और आज वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल ऑफिसर सीतामढ़ी ज़िले में पदस्थापित हैं। तो हम डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या एड्स और HIV क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं? आप कैसे देखते हैं इसको? धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए मैं आपके और संवाद की पूरी टीम को पूरी बधाई देना चाहूँगा। और आपने एक ऐसे अवसर पर मुझे बुलाया है जो बहुत ही अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आवश्यक है इसके बारे में जानकारी करना। HIV और एड्स दोनों दो चीज़ हैं। अक्सर हम इसमें भ्रमित हो जाते हैं और लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि HIV हो गया मतलब एड्स हो गया। ऐसा कतई नहीं है जी। HIV इस बीमारी की पहली कड़ी है। HIV जैसा कि नाम ही बताता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, उसके कारण, उसके संक्रमण से आप जब पीड़ित होते हैं तो हम कहते हैं कि HIV इन्फेक्टेड हो गया या आप HIV इन्फेक्टेड हैं। वंस इन्फेक्शन डजंट मीन्स दैट इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू डिजीज़। इसको
बीमारी के रूप में बनने में बहुत समय लगते हैं। जी जी। तो HIV यदि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कांटेक्ट में कोई व्यक्ति आता है जी जी। तो वह उससे संक्रमित हो जाता है, और संक्रमण होने के बाद काफ़ी समय लगता है जब वह वायरस आपके सिस्टम में जाएगा, आपके इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करेगा, आपकी इम्यूनिटी लेवल घटेगी धीरे धीरे और घटकर उस लेवल पर आएगी जब वह अपने जो सामान्य रोग प्रतिरोधन क्षमता होती है उससे नीचे चली जाएगी। तब आप जो वातावरण में जो भी बीमारियां हैं या जितने भी वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, उसके इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं और ज़्यादा जो है आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे स्टेज को हम HIV इन्फेक्टेड स्टेज बोलते हैं, यानी आपके शरीर में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस आया है लेकिन वह अभी एड्स जो उसका अंतिम रूप है उस रूप में परिवर्तित नहीं हुआ है। तो ये डिफरेंस। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो क्या हम ये समझें कि वो व्यक्ति एड्स के स्टेज में नहीं जाएगा? क्या उसको रोक पाने के लिए अभी मेडिकल साइंस में इस तरह की कोई व्यवस्था है? जी, पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन विगत वर्षों में बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिसके सेवन से और लगातार नियमित सेवन से इसे रोका जा सकता है। और वह व्यक्ति जो HIV संक्रमित है, यदि प्रारंभिक अवस्था में जी। आप उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके लिए जो एंटीरेट्रोवायरल मेडिसिन्स हैं उसको नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो वह व्यक्ति भी सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। अपने सभी कार्यों का निष्पादन करते हुए लंबी अवधि तक वह एड्स को बगैर आए अपना काम कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा, मतलब ये कि एक व्यक्ति जो HIV पॉजिटिव है वो अगर जो अभी आधुनिक दवाइयाँ आई हैं उसका इस्तेमाल करे और अपने जीवन में वो संयम बरते तो वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन अपना संपूर्ण जीवन यापन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस ओर में, इस दिशा में सरकार बहुत ही प्रयत्नशील है। सरकार की ओर से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इनफैक्ट ये जो एड्स दिवस है वह भी उसी उद्देश्य से मनाया जाता है। जी जी। 1988 से यह इंटरनेशनल एड्स दिवस मनाना शुरू हुआ है। कारण यही था कि लोग बहुत घबरा जाते थे और प्रारंभिक दौर में ही समझने लगते थे कि हमें एड्स हो गया, अब हमारा जीवन निरर्थक है, मैं नहीं बचूंगा। और ऐसे दौरान में वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते थे। फिर समाज में भी उनको गलत निगाह से लोग देखते थे, उनसे बात नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, साथ नहीं बैठना, यहाँ तक होता था। ये सब जो, जबकि इससे एड्स का कुछ लेना देना नहीं है, HIV इन्फेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। तो उसी के अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए, जागरूकता करने के लिए, लोगों में जन जागरूकता लाने के लिए कि वास्तव में HIV इन्फेक्शन क्या है और ये किन किन रूट से होता है, उसकी जानकारी हम लोगों में व्यापक पैमाने पे फैलावें ताकि हमारा समाज इससे पूरी तरह जागरूक हो सके और वह समझ सके कि HIV इन्फेक्शन भी अन्य वायरस इन्फेक्शन के जैसा एक इन्फेक्शन है जो हमारे शरीर में आने से हमारे इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करता है। तो डॉक्टर साहब, आपकी बात से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और हमारे दर्शक समझ पा रहे होंगे कि इस रोग के होने से कोई भी रोगी व्यक्ति जो एड्स का मरीज हो चुका है उससे सामान्य व्यक्ति को किसी भी तरीके से कोई परहेज या छुआछूत मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों को सामान्य व्यवहार करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों के साथ। लेकिन हम ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आखिर वो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिनसे ये जो एड्स को फैलने से रोका जा सकता है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। दरअसल लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि हम अगर उनसे हाथ मिलाएंगे, कोई HIV संक्रमित मरीज है, उनसे हाथ मिलाएंगे या उन्हें हग करेंगे, गले लगेंगे या उनके साथ बैठकर खाना खाएंगे तो हमें एड्स हो जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो HIV का संक्रमण जो होता है
वह 3 रूट से मेनली होता है। वह जो रूट है, सबसे पहला रूट है ब्लड रूट। ब्लड रूट का मतलब हुआ कि यदि किसी संक्रमित व्यक्ति को मान लिए कोई सुई लगाया है और उसी सुई से किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को आप सुई लगा देते हैं, तो फिर उसके रक्त में यह संक्रमण जा सकता है और उससे वो संक्रमित हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आज के दिन में आवश्यक है। अगर गलती से एक ही एड्स संक्रमित व्यक्ति या HIV संक्रमित व्यक्ति जो हैं उसका रक्त अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया सामान्य गया व्यक्ति तो को वो हो सकता है। एक और रूट है वर्टिकल रूट। वर्टिकल रूट यानी कि गर्भवती माँ से बच्चे में जाना। यदि माँ संक्रमित हैं HIV से तो ऐसे में माँ का, चूँकि बच्चे का जो भोजन होता है माँ के ब्लड के द्वारा ही होता है, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन माँ के गर्भ के दौरान बच्चे को हो सकता है और वह बच्चा भी संक्रमित हो सकता है। ये मुख्य रूप हैं। और हाथ मिलाने से, गले मिलने से, साथ बैठने से, बात करने से, जहाँ की कोई भी ब्लड कम्युनिकेशन नहीं है, इसमें HIV संक्रमण नहीं होता है। इस बात को सबको समझ लेना चाहिए। आप HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ सामान्य रूप से काम कर सकते हैं, आप उसके साथ हाथ मिला सकते हैं, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार कर सकते हैं और करने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यक्ति HIV संक्रमण से उतना नहीं मरता है जितना समाज के तिरस्कार से मर जाता है। तो आपको आज समाज की ज़रूरत है कि समाज ऐसे व्यक्तियों के साथ भी दोस्ताना व्यवहार करें और उसे हर वो संभव जो हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, वो करें जो एक सामान्य व्यक्ति उसका हकदार है। उसे किसी भी तरह आप समाज से अलग नहीं करें। जिस दिन अलगाव का बोध होता है उसे, वह यकीन मानिए बीमारी से ज़्यादा उससे टूट जाता है और वो मनोरोग से ग्रसित हो सकता है, आत्महत्या को प्रेरित हो सकता है और ख़ास करके उसको समाज से अगर तिरस्कृत करें, उसके रोज़गार बंद हो जाएंगे, फिर वो कोई काम नहीं, उसका घर परिवार पूरा सारा, एक व्यक्ति के चलते पूरा परिवार उसका जो है तबाह हो सकता है। तो हमें इससे बचना चाहिए। तो हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छी जानकारी है जो हमारे डॉक्टर साहब आपको दे रहे हैं कि अगर आपकी नज़र में, आपके समाज में, आपके आसपास, आपकी जानकारी में कोई एड्स का ऐसा मरीज है तो आप उनसे ज़रा सा भी भेदभाव न रखें, उनके साथ बिल्कुल दोस्ताना संबंध बनाए रखें, बल्कि ज़्यादा फैमिलियर, ज़्यादा दोस्ताना संबंध आपको बनाने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी ज़िंदगी सही ढंग से बसर कर सके। डॉक्टर साहब, मदद की जहाँ तक बात आई है तो सामाजिक रूप से जो हम आप जो आम लोग हैं वो करते हैं। आप चूँकि इस प्रोफेशन में हैं, आप इस व्यवसाय में, इस पेशे से जुड़े हुए हैं और आप एक सरकारी डॉक्टर हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज से आपका ताल्लुक़ है, आप पदाधिकारी हैं उसके। आप हमें ये बताएं कि जो एड्स के मरीज हैं, सरकार के तरफ से उन लोगों को क्या क्या सहूलियतें प्रोवाइड की जा रही हैं। एक तो हम सब जानते हैं कि दवा उनको मुफ्त में दी जाती है, लेकिन उसके उनके पुनर्वास के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी आजीविका के लिए, उनकी ज़िंदगी आगे कैसे बसर हो, क्या सरकार के पास इस तरह के कोई इंतज़ाम है? देखिए, सरकार पूरी तरह से संकल्पित है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करें। यदि आप भेदभाव करते हैं तो आप कानूनन जुर्म करते हैं और सज़ा के हकदार हैं। सरकार की नज़र में इस तरह से किसी भी HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ भेदभाव बरतना ये ऑफेंस है, ये अच्छी बात नहीं है। उसकी सैंटिटी को बरकरार रखना, उसको सामाजिक तौर पे उपहास नहीं उड़ा सकते आप, उसका नाम पॉपुलराइज नहीं कर सकते और उन्हें हर वो अधिकार है जो हमें आपको है। वह भी काम करने का अधिकारी हैं, वो भी सारे चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ सरकार ने और भी की है, जहाँ तक आपने कही कि क्या क्या सुविधाएं कर रही हैं, तो सरकार ने सारी दवा, इसके लिए जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है वो बिल्कुल मुफ्त होती है। अच्छा। और सारी दवा जो कि बहुत कॉस्टली दवा होती हैं और आजीवन जब तक उन्हें दवा चले वो सारे, कई जगह सरकार ने इसके लिए ART सेंटर्स खोले हैं, तो वहाँ पर इसकी व्यवस्था है और सरकार का प्रयास है कि हर ज़िले में यह ART सेंटर हो और है भी, और वहाँ ऐसे व्यक्ति जो HIV संक्रमण से जुड़े हुए हैं उनको दवा दी जाती है,
नियमित रूप से बिल्कुल मुफ्त दवा दी जाती है, उसकी काउंसलिंग की जाती है, उन्हें इस तरह के कि वो मनोरोग से ग्रसित नहीं हो, मन में किसी तरह का उनके पास जो विषाद नहीं हो, इसके लिए भी काउंसलर्स होते हैं। और साथ ही साथ प्रारंभिक अवस्था में ये HIV संक्रमण डिटेक्ट हो, इसके लिए हर जगह, हर अस्पताल में और ये काउंसलर्स के साथ साथ VCTC सेंटर खोले गए हैं, जहां कोई भी व्यक्ति मुफ्त जांच करा सकता है। इस तरह से आप जो है पेरिफेरल लेवल पे भी आप किसी को भी शंका है तो वो जांच एक मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर तक है? बिल्कुल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से नीचे भी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर भी और कैंप के स्तर पर भी हर जगह इसकी जांच की जो व्यवस्था है बिल्कुल मुफ्त है। और एक बार अगर डिटेक्ट हो गया तो इसका मतलब नहीं, इसके भी अवस्थाएं होते हैं। अगर CD4 काउंट बहुत ज़्यादा आपका डाउन नहीं हुआ है तो फिर उस अनुसार से आप देखें कि रेगुलर आप चेकअप कराएं, आपके CD4 काउंट भी मुफ्त में होते हैं और उस तरह से उसका देखा जाता है कि आपकी बीमारी का प्रोग्रेस क्या है। और सामान्य अवस्था में रखने के लिए दवा का जो खुराक है उसको नियमित किया जाता है ताकि वह एक स्वस्थ जीवन जिए और अन्य जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है उससे बचे और उसका इम्यून सिस्टम वर्क करे। साथ ही साथ उनको जीवन यापन के लिए सरकार 1500 रुपये प्रति माह मुहैया करती है, जो DBT के माध्यम से उसके खाता में दिया जाता है, वो उसका लाभ उसको। तो ये सभी जो भी HIV संक्रमित हर व्यक्ति जो आइडेंटिफाइड है, जो रजिस्टर्ड है, उन तमाम लोगों के खाते में 1500 रुपये महीने सरकार के तरफ से ये दी जाती है? जी, जाती है और उसे सामने आना चाहिए। इसको अब एक बात समझने की ज़रूरत है, जो जब जागरूकता दिवस पे मैं कहना चाहूँगा कि इसे आप एक बीमारी के रूप में लें। जैसे आप देखें अभी कोरोना से हम लोग ग्रसित हैं और कोरोना का जो काल चल रहा है, आप जिस तरह से सावधानी बरत कर आप उससे बच रहे हैं, उसी तरह से अगर सावधानी बरतें तो आप HIV संक्रमण को भी नहीं होने देंगे। तो सरकार पूरी तरह से संकल्पित है और केवल ज़रूरत है लोगों को जागरूक होने की और जागरूक होकर सरकार के द्वारा प्रदत्त जो सेवा है उसके लाभ को लेने की और अपने समाज में इस जागरूकता को फैलाने की। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल हमारे दर्शकों के लिए, क्या एड्स इसका कोई इलाज है या ये एक लाइलाज रोग है? एड्स एक यदि माने सही माने में तो एड्स लाइलाज रोग है, आपको बचना चाहिए। और आप प्रारंभिक अवस्था में अगर गलती से HIV संक्रमित होते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में ही उसके इलाज कराने चाहिए ताकि आप एड्स की अंतिम अवस्था तक न पहुँचें। क्योंकि यदि इम्यून सिस्टम आपका पूरा डाउन हो जाएगा तो आप तरह तरह के इन्फेक्शन, निमोनिया से ग्रसित हो जाएंगे और आप जो भी बीमारी हैं उसमें होने के, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, जी। अगर कोई HIV से संक्रमित है, उसका इम्यूनिटी लेवल लो है तो उनके संक्रमण की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको बचना चाहिए क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम आपका अगर डाउन जाता है तो आप किसी भी बीमारी के प्रति प्रोन हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसको आपको समझना होगा। प्रारंभिक अवस्था में यदि किसी व्यक्ति को अगर संक्रमण है, उसके बाद मान लीजिए कि बुखार बहुत ज़्यादा दिनों से है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, खांसी हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, दस्त हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, वज़न बिल्कुल एकाएक घटने लगता है, 10 kg से वज़न कम हो गया है, शरीर में गांठ आ रही हैं, लिम्फ नोड्स बढ़ रहे हैं, तो ये सब लक्षण हैं जो आपको सशंकित होना चाहिए कि हमें तो ऐसा कुछ लक्षण नज़र आए तो नज़दीकी जो भी केंद्र है वहाँ जाकर लोगों को HIV का टेस्ट करा लेना चाहिए। तो हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छी जानकारी थी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों के लिए आपने इतनी अच्छी जानकारियां उपलब्ध कराई, हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। HIV और एड्स के प्रति जागरूकता और व्यवहारगत परिवर्तन को लेकर राज्य में अलग अलग संस्थाओं द्वारा अनेकों सामग्रियां विकसित की गई हैं। इसी क्रम में जागरूकता के इस अभियान में जिले और इस क्षेत्र के कुछ रचनाकारों ने भी अपना योगदान दिया है। पटना स्थित राज्य साधन केंद्र दीपायतन ने यूनेस्को के सौजन्य से वर्ष 2007 में कई कार्यशालाओं का आयोजन कर विशेष रूप से उर्दू, हिंदी, सुरजापुरी, बांग्ला और संथाली भाषा में सामग्रियां विकसित किया।
इन सामग्रियों को दिल्ली स्थित यूनेस्को और दीपायतन द्वारा प्रकाशित किया गया। प्रकाशित पुस्तिकाओं और पोस्टरों के मीडिया लॉन्च के लिए वर्ष 2008 में पटना में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री हरिनारायण सिंह थे। इस अवसर पर उन रचनाकारों को सम्मानित भी किया गया था। इस क्षेत्र के जिन रचनाकारों की कहानियाँ और गीतों की पुस्तिकाओं का चयन और प्रकाशन किया गया था, उनमें मुख्य रूप से रफ़ी हैदर अंजुम, रहमान अली राकेश, एस.एच. मासूम, अहमद हसन दानिश, परवेज़ आलम, हारून रशीद गाफिल, नईमुद्दीन कासमी, अरुणा मरांडी, इमाम अजहर और लवली दास शामिल थे। इन्हीं रचनाकारों में से प्रस्तुत है रचनाकार एस.एच. मासूम की रचना पाठ उन्हीं की जुबानी। फजलू की कहानी, गीतों की ज़बानी। किरदारों का तारुफ। जमाल, उम्र 19 साल, मज़दूर पेशा। छेदी, उम्र 18 साल, मज़दूर पेशा। आरिफ, उम्र 17 साल। फजलू, उम्र 22 साल, सभी मज़दूर पेशा। सूत्रधार 1, सूत्रधार 2 और डॉक्टर। चौराहे पर लोगों की भीड़। ढोलक की डमडम डिगा डिगा की आवाज़ के दरमियान सूत्रधार 1 और सूत्रधार 2 दाखिल होते हैं। सूत्रधार 1: सुन लो भैया, सुन लो बहना, गांठ बांध लो मेरा कहना, एक कहानी कहता हूँ मैं, तुम भी ये औरों से कहना। सूत्रधार 2 सवालिया अंदाज में: कैसी कहानी, किसकी कहानी, कहो ना, राजा था या रानी, या फिर कोई शहजादा था, जल्दी बोलो दिलबर जानी। सूत्रधार 1: ये कहानी है एक गांव की, बूढ़े बरगद की ठंडी छाँव की। एक लड़का जो भोला भाला था, अपने माँ बाप का दुलारा था वो मुफलिस गरीब का बेटा, 9वें दर्जे तलक पढ़ा लिखा, नाम उसका जमाल था यारो, वो बड़ा बाकमाल था यारो। बाढ़ एक बार बकरा में आई, दह गई उसकी खेतियां सारी, भूखे मरने की घर में नौबत थी, उनके सर पर बड़ी मुसीबत थी। उसने सोचा कि दिल्ली जाएगा, 4 पैसे वहाँ कमाएगा, लेके थोड़ी ज़मीन सुध भरना, उसको भी अब तरक्की है करना। टीन का एक घर बनाएगा, शादी बहनों की वो कराएगा, बाप माँ की करेगा वो खिदमत, माँ के पाँव के नीचे है जन्नत। भारी मन भीगी आंखों से छोड़ा अपना देश, लेकर एक छोटी सी गठरी चला गया परदेश। दिल लगाकर वहां वो कमाने लगा, एक एक टाका करके बचाने लगा। कोई आदत बुरी उसमें आई नहीं, बाप माँ की नसीहत भुलाई नहीं। हफ्ते 10 दिन में घर फोन कर लेता था और दुआओं से दामन को भर लेता था। एक दिन कुछ साथी उससे मिलने आ गए, उसके ही गांव के थे सब और सब हम उम्र थे। बोले उससे आज छुट्टी है, चलो घूमें फिरें, चंद टाकों में जवानी का मज़ा भी लूट लें। हम यहाँ परदेश में हैं, कौन देखेगा यहाँ, 4 दिन की है जवानी, ये जवानी फिर कहाँ। कांप उठा वो बेचारा भोला भाला नौजवान, बोला तौबा तौबा कैसी बात करते हो मियाँ, मुझसे तो वो काम न हो पाएगा अल्लाह कसम, अपने गांव एड्स की सौगात ले जाएंगे हम। मुझसे तो वो काम न हो पाएगा अल्लाह कसम, अपने गांव एड्स की सौगात ले जाएंगे हम। जिंदगी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है यार, थोड़ी सी ये मौज मस्ती एड्स को दावत है यार। छेदी: एड्स ये क्या है बताओ, हमको मत उल्लू बनाओ। माना तुम थोड़ा पढ़े हो लेकिन एकदम सर फिरे हो, हम भी तो जाहिल नहीं हैं, 4 दर्जे तक पढ़े हैं। बोलो ना ये एड्स क्या है, भूत है, जिन है, बला है। जमाल:
हर बीमारी से लड़ने की जिस्म में ताकत होती है। जिस्म के अंदर की ये कुव्वत एड्स मिटा देता है यार। इस हालत में कोई भी बीमारी उसे धर लेती है, सर्दी खांसी हो या टीबी, उल्टी हो या तेज बुखार, एड्स नहीं बीमारी। एड्स नहीं बीमारी, मगर ये बीमारी को न्योता है। एड्स किसी को हो जाए तो सारे दवा दारू बेकार। आरिफ, ऐसी हालत कैसी होती है जरा समझाओगे? एड्स के बारे में थोड़ा खोल कर बतलाओगे? जमाल, HIV से एड्स फैलता, HIV से बचना है। इस कारण कितनी जानें अल्लाह को प्यारी होती हैं। HIV का वायरस जिसको देख नहीं पाते हैं हम, जिस्म के अंदर घुस जाए तो मौत से यारी होती है। छेदी, जिस्म में HIV घुसता है कैसे? बोलना, हमको डर लगने लगा है, राज थोड़ा खोलना। जमाल, इस्तेमाल किए इंजेक्शन को फिर से लगवाने से, HIV का टेस्ट कराए बिना खून चढ़वाने से पेट में पलने वाले बच्चे को भी ये हो सकता है HIV पॉजिटिव मां से, जाने से अनजाने से। लेकिन यारो याद रहे, सबसे ज्यादा खतरा है HIV वाले से मियां बीवी का रिश्ता बनाने से। अब समझे हम लाल भुजक्कड़, HIV का है सब चक्कर। अगर किसी को सुई लगी हो, साफ न उसको किया गया हो, तो हम न लगवाएंगे, खतरे में पड़ जाएंगे। और अगर बीमार पड़ जाएं खुदा न खास्ता, या अगर हो जाए कोई ऐसा वैसा हादसा और नौबत खून चढ़वाने की पहुंचे, मान लें HIV जांच कर ही खून हम चढ़वाने दें। और अगर लंगोट के पक्के बने तो डर नहीं, चंद मिनटों का मजा तो जान से बढ़कर नहीं। फजलू झिड़कते हुए, इसके पहले सो चुका हूं मैं कई औरत के संग, फिर भी हट्टा कट्टा हूं मैं, देखो मेरा रूप रंग। एड्स मुझको अब तलक होता तो मैं ये मानता, फालतू बकवास को तेरी मैं सच्ची जानता। जमाल समझाते हुए, जिस्म में आ जाता है जब HIV वायरस, सोया रहता है वहां वो 5, 10, 15 बरस, फिर अचानक उसके अंदर जिंदगी आ जाती है। ये बला फिर रफ्ता रफ्ता खून पीती जाती है, जैसे एक लकड़ी को धीरे धीरे खा जाता है घुन। एड्स तब कहलाता है ये दोस्त मेरी बात सुन। फजलू, अब तो डर लगने लगा है, क्या करूं मैं या खुदा। हो गया जो एड्स तो क्या होगा बीवी बच्चे का। HIV हूं मैं क्या, कैसे लगेगा ये पता। कुछ करो, कुछ तो करो, अल्लाह का है वास्ता। अब तो जांच कराना है, अस्पताल में जाना है, 10 रुपये है जांच की फीस, मिट जाएगी दिल की टीस। चलो चलें हम इसके साथ VCTC सेंटर में। उनको लेकर पहुंचे जब वो डॉक्टर साहब के पास, फजलू बेचारा बड़ा मायूस था, थे सब उदास। डॉक्टर ने मुस्कुराकर दिल बढ़ाया, बात की, इससे उनकी बेकली को थोड़ी सी राहत मिली। खून उसका जांच की खातिर लिया और ये कहा 3 दिन के बाद आना, सब पता चल जाएगा। 3 दिन थे 300 दिन जैसे फजलू के लिए, बेकली के, फिक्र के, बेचैनियों के सिलसिले। 3 दिन के बाद सारे लोग पहुंचे अस्पताल। सबके होंठों पर थी चुप्पी, सबकी आंखों में सवाल। HIV पॉजिटिव है, डॉक्टर ने जब कहा, फजलू ने एक चीख मारी, पकड़ा सर रोने लगा। डॉक्टर, हौसला रखो, जरा हिम्मत से अब तुम काम लो, जिंदगी लंबी है, दामन सब्र का तुम थाम लो। अब जरा अच्छी गजाएं खाओ, लो फौरन दवा, अपने रब से लौ लगाओ, जिंदगी का लो मजा। आज लाखों लोग पॉजिटिव हैं, तुम समझो जरा, जिंदगी जीता है हर एक आम से इंसान सा। डॉक्टर साहब जरा अब हमको ये बतलाएं तो, साथ फजलू के हमारा कैसा अब बर्ताव हो। अब तो उसके साथ रहने से हमें भी खतरा है,
छूने से भी उसके हमको एड्स का डर लगता है। डॉक्टर, ये गलत फहमी न पालो, ये फ़कत नादान है। अब भी पहले जैसा ही ये आम सा इंसान है। साथ में रहने से, खाने से, नहाने धोने से, एक ही संडास में जाने से या फिर सोने से HIV वायरस एक दूजे को लगता नहीं। दूर तक HIV से उनका तो रिश्ता नहीं। एड्स से इस जंग में होगी हमारी जीत यार। डर निकालो दिल से, बांटो प्यार, प्यार और सिर्फ प्यार। सभी हम सब तुम्हारे साथ हैं, हाथों में अपने हाथ हैं। हम सबको ये पैगाम दें, ये जंग भी हम जीत लें। जिंदगी को हाँ कहें, एड्स को हम ना कहें। जिंदगी को हाँ कहें, एड्स को हम ना कहें। थैंक यू, शुक्रिया। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1097 और साथी नाम से एक ऐप जारी किया गया है। इसके माध्यम से एड्स होने के कारण और बचाव से संबंधित जरूरी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। आप देख रहे थे द संवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।